हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये जो अभी हाल ही में चर्चा में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, किसानों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, कौन से ऐसे बिल हैं जो संसद में पारित किए गए हैं और वो किसानों को रास नहीं आ रहे हैं। किसानों को अपनी ज़मीनें खोने का, किसानों को अपने अधिकार छीनने का, किसानों के मन में बहुत सारे ऐसे डर आ गए हैं। उनको लग रहा है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं या जो कानून पारित किया है या जो अधिनियम पारित किया है, उसमें कहीं ना कहीं कृषि पर बड़े व्यापारियों का हस्तक्षेप बढ़ेगा। जबकि सरकार का कहना दूसरी तरीके का है। सरकार का कहना है कि राज्य में या पूरे देश में जो अभी तक किसान किसी भी तरीके का शोषण, किसी भी तरीके की परेशानियां झेलते हैं या झेलते आ रहे थे, उन सभी को कम करने की कोशिश करी जा रही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुद्दों को लेकर टिके हुए हैं। मैं आपके साथ आज इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करूंगी और ये आपको समझना है कि किसानों के लिए क्या ये जो बनाया गया है नियम अधिनियम बनाए गए हैं वो ठीक है या फिर किसानों के लिए गलत है। हम किसी पार्टी या किसी विरोधी पार्टी इसके बारे में यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम उस बिल के बारे में जानेंगे। और अगर आपको और ज़्यादा इस बिल के बारे में जानना है, पूरे पूरे एक्ट नेट पर दिए हुए हैं, उनको गहनता से पढ़िए ताकि आप अगर किसी से बात करें या किसी को समझाना चाहें अपनी बात को, तो आप उससे आसानी से समझा सकें। आपके पास कोई तर्क हो अपनी बात को रखने का। केवल इसी बात पर विवाद नहीं करना है कि सरकार लाई है तो ये गलत है या फिर जो विरोधी कर रहे हैं वो सही है। तो बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य बना के आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और समझना है। मेरे जितने भी किसान भाई हैं, देखिए, किसी के साथ देश में रहने पर किसी के भी साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा और भी दिमाग में आ रहा होगा, अगर आपके आना भी चाहिए, कि किसान तो पूरे देश में है, लेकिन जो आंदोलन प्रगति पकड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा का ही किसान क्यों है। मैं इसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। अगर आपके मन में कोई पॉइंट है और आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अपनी सोच को और अपने जो नज़रिया है किसी चीज़ को समझने का, उसको लेकर आप कितने आगे सोचते हैं, कितना अच्छा उसके बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए, जब आधुनिक भारत मैंने आपको पढ़ाई थी, उस समय पर मैंने बताया था किसानों की स्थिति हमेशा ही बहुत ज़्यादा खराब रही थी। पहले अंग्रेज़ों के द्वारा क्या होता था कि कोई किसान है, उसके पास थोड़ी सी ही ज़मीन है या ये ज़मीन भी उसने किसी से ली हुई है, उस पर वो खेती करना चाहता था। खेती करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए वो किसी साहूकार के पास जाता था। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। साहूकार के पास जाता था, साहूकार से पैसे लेता था, पैसे या रुपए जो भी लगाकर फिर वो क्या करता था, इसमें अपनी पैदावार करने की कोशिश करता था। और पैदावार, अगर जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, हमारे पास इतनी सुविधाएं उस समय पर तो नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी कि ट्यूबवेल हो या फिर मैं अपने हिसाब से पानी लगाया जा सके खेतों में, नहीं होता था। तो क्या होता था कि पैदावार अगर ख़राब हो गई, सपोज़ करिए अब अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ से साहूकार से अगर जो पैसे लिए हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अगर इसने यहाँ पर इससे 1000 रुपये लिया, 1000 रुपये लिया और 1000 रुपये में इसने 400 रुपये का बीज ले लिया। 400 रुपये का बीज लगाने के बाद इसने मेहनत करी, उसमें लगाया, बहुत कुछ किया, और बाकी जिसको खेत लिया, जिससे इसने खेत लिया, जिसे बटाई पे बोलते हैं या फिर आम लैंग्वेज में उसको बटाई पर बोलते हैं, किसी से ले लिया, जमींदार से लिया, क्योंकि भारत में क्या है ना, छोटे और सीमांत कृषक ज़्यादा हैं, तो उनसे लिया, तो उसको भी इसे कुछ पैसा देना होगा। अब अगर धोखे से भी, या ऐसा अक्सर कर होता था, ना केवल धोखे से, ऐसा अक्सर कर होता था कि कृषि धोखा दे जाती थी, मानसून ने दगा दे दिया जिस साल, उस साल किसान की पैदावार बहुत ही कम होती थी। इतनी कम होती थी कि किसान उसमें ना तो जिससे साहूकार से पैसा लिया था उसको लौटा पाता था, ना ही वो जमींदार को पैसा लौटा पाता था,
और बाकी जो भी और इसके कर्जदार होते थे उनको भी पैसा नहीं लौटा पाता था। तो होता क्या था, किसान जब फसल हुई और खेत में फसल थोड़ी बहुत भी अगर आई तो साहूकार क्या करते थे, आंखें टका के वहीं बैठ जाते थे कि भाई जितना भी है मुझे दे दो। जमींदार कहता था मुझे दे दो, बाकी जो लेनदार होते थे वो कहते थे मुझे दे दो। तो किसान के पास बचता ही क्या था जो वो आगे के लिए कुछ सोच पाए या अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। हम हमेशा से देखते आए हैं किसानों की स्थिति भारत में उतनी अच्छी नहीं है। कृषि की तरफ पढ़े लिखे युवा हो गए या फिर जो आगे का समाज है जो आगे बढ़ना चाहता है वो कभी भी कृषि की तरफ रुख नहीं करता है। उसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स हैं मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मैं कभी डिस्कस करूंगी आपसे कि कृषि के साथ लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि कृषि एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखी जाती है, कृषि एक भरण पोषण के रूप में देखी जा रही है। जब से हरित क्रांति आई उसके बाद से खाद्यान्नों के लिए भारत सक्षम हुआ। पहले केवल गेहूं और चावल के लिए था, फिर धीमे धीमे हरित क्रांति ने काफ़ी विस्तार किया और हम कई चीज़ों में सक्षम हो गए कि हमें बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ता था। तो बात अगर किसान की करें तो ये पूरे एक चक्र में फंसता चला जाता था और कर्ज का बोझ इसके ऊपर बहुत हो जाता था। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए अगर हम पुराने समय के जो आंदोलन हुए उनके बारे में बात करें, अंग्रेजों के समय पर नील आंदोलन हो गया, पावना आंदोलन हो गया, दक्कन आदि में बहुत सारे आंदोलन इसी सब चीज़ों को लेकर हुए, क्योंकि किसान को कभी भी अपनी फसल से कुछ पैदा ही नहीं कर पाता था और गिरफ्त में फंसता चला जाता था। अब ये तो मैंने आपको एक तरीके का पीछे का पूरा बता दिया। अब हम देखेंगे कि इस समय पर जो कृषि बिल आया है उसमें क्या समस्याएं हैं, क्यों लोगों को लग रहा है। वो कृषि बिल पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या पॉइंट्स हैं विरोध करने के। कृषि बिल ये 2020 नहीं है 2020 देखेंगे किसान बिल क्या है। फार्मर बिल 2020 भारतीय संसद ने 3 कृषि अधिनियमों को पारित किया था, जिनमें किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 शामिल है। मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम जिसके तहत एमएसपी वगैरह आएंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो महत्वपूर्ण खाने की चीज़ें हैं, दाल, आलू, चावल, प्याज, चावल नहीं, दाल, आलू या और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो खाने के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उत्पादन में शामिल चीज़ें, उनके बारे में बताया गया कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 किसान का सशक्तिकरण और संरक्षण। अब इन तीनों बिल के बारे में एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे कि ये बिल क्या हैं। देखिए, किसान आपको अगर मोटे तौर पर समझाएं लिखा क्या है आप उसे छोड़ दीजिए। आप एक चीज़ समझिए, किसान के खेत में फसल खड़ी है, उसने मजदूरों से या हार्वेस्टर से या कैसे भी उसको कटवाया। अब वो उसके पास क्या उम्मीद होगी, जितनी उसने लागत लगाई है वो लागत उसे मिल जाए और प्लस उसे कुछ प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, इसीलिए तो इंसान कोई भी काम करता है। तो लागत सपोज करो उसने 5,000 लगाई तो वो चाहेगा कम से कम उसकी फसल 10,000 या फिर 7,000, मतलब सब निकाल के उसको कम से कम 5-7 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाए। ये तो ये चाहता है किसान। जब कृषि दगा दे जाती है तो कई बार लागत भी नहीं निकल पाती है, वो अलग परिस्थिति हो गई। फिलहाल हम बात करेंगे तो अगर अब किसान की जो फसल है उसको क्या चाहिए बाजार में बिकने के लिए, मंडी चाहिए। या तो लोग किसान की फसल जहाँ पर पैदा है खेत में भाई वहीं पर इस तरीके की सुविधाएं की जाएं कि एक गांव है, गांव में किसान है, 50% किसान है, वहीं पर एक छोटी सी मंडी बना दी जाए और वहीं से किसानों की फसल को ले लिया जाए उचित दामों पर, जिसे एमएसपी कहा जाए, कि सरकार ने जो निर्धारित मूल्य तय करे हैं उनसे कम ना हो। इस गांव और ब्लॉक स्तर पर लेवी वगैरह होती हैं, तो अगर बात करी जाए तो बिचौलिए हैं या जो भी हैं वो इसको एमएसपी से कम ना खरीदें तो किसान को आसानी होगी। देखिए, सबसे पहली आसानी तो क्या होगी, माल को ले जाने का टेंशन नहीं रहेगा कि उसे कहीं दूर ले जाना है। अगर वही माल उसे अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में या अपना जो शहर है, अपना गांव है, उसी एरिया में उसे मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी कटौती उसकी क्या हो गई कि उसको कोई भी संसाधन का उपयोग नहीं करना पड़ा, मतलब जिसके लिए उसे पैसा खर्च करना पड़े। अब ट्रैक्टर में ले जाएगा, ट्रॉली भरवाएगा या फिर अगर बात करी जाए ट्रक में भरवाएगा, जैसे भी ले जाएगा तो पैसा तो लगेगा ना उसमें। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई सामान जाएगा तो पैसा लगेगा। तो उस चीज़ के लिए किसान के बारे में अगर सोचा जाए कि भाई उसको वहीं पर वो सुविधाएं मिल जाएं।
तो किसान का उत्पादन, वो जो भी उत्पादन करता है, देखिए कृषि में केवल गेहूं और चावल नहीं आते हैं। अगर बात करी जाए तो क्या केवल गेहूं और चावल ही कृषि है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए इसमें सारी फसलें आती हैं, चाहे वो नगदी फसलें हों, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हों, सब्जी, दाल, आटा, दाल, चावल और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी आइटम्स हैं जो खाने वाले हैं, खाद्यान्न हैं, वो सभी के सभी इसमें काउंट होते हैं। कपास भी काउंट होता है। सारी की सारी जो खाद्यान्न फसलें हैं या जो नगदी फसलें हैं, वो सब काउंट होंगी। उन सभी के लिए इस बिल में बात करी गई है। तो जो भी किसान उत्पाद करता है उसका वो व्यापार आसानी से कर सके, वाणिज्य मतलब उसे मार्केट और ये सारी चीज़ें आसानी से मिल सके, संवर्धन और सुविधा रख सके और उस सबकी सुविधा भी मिल सके। इस विधेयक के बारे में जिसे कहा जा रहा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई कि अगर आप कोई भी व्यक्ति है, किसान है, तो वो सीधे से यही चाहता है कि उसने जो फसल उगाई है उसका उसे उचित दाम मिल जाए, कुछ वो बचा ले और बाकी अगले समय के लिए भी बीज के लिए या उन चीज़ों के लिए थोड़ी तैयारी रख सके। इस अधिनियम में देखते हैं क्या है। इस अधिनियम को लेने के पीछे सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसल को आसानी से बाजार में उचित मूल्य पर बेच सकेंगे, जो मूल्य तय करे गए होंगे, और किसान लाभ भी कमा सकेंगे। एक और बात करी जा रही है, एक देश और एक बाजार की भी बात इसमें करी जा रही है कि चाहे आपने हरियाणा में गेहूं उगाया है या फिर चाहे आपने यूपी में गेहूं उगाया है, मूल्य सब जगह एक जैसे हों। मुख्य रूप से राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने को भी ये रोक लगाता है। किसानों को लाभकारी मूल्य पर उनकी उपज, अपनी उपज को बेचने की भी स्वतंत्रता देता है। अगर किसान को लगता है कि उसकी मूल्य का उपज उसे आसानी से मिल रहा है, उसी सुविधा को बढ़ाने के लिए, इवन अगर बात करें तो अगर आप इसको समझेंगे तो ये पढ़ने में पूरा आपको यही लगेगा कि जो किसानों की आवश्यकताएं हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। लेकिन हमेशा एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कई बार कुछ चीज़ें दिखने में कुछ अलग होती हैं और रियलिटी में कुछ और होती हैं। अगर जितने भी नियम, मैं हमेशा जब संविधान पढ़ाती थी तब भी मैं आपको यही कहती थी, जिस तरीके से नियम बनाए जाते हैं अगर वो नियम लागू हो जाएं और जनता को अगर उनसे फ़ायदा मिल सके तो उनसे अच्छा कुछ काम हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार चीज़ें देखने में अलग होती हैं। तो बात करी मैंने, यही भी कहा जा रहा है कि किसान और व्यापारियों को आसानी से खरीद बिक्री के लिए आज़ादी मिल जाएगी। मतलब जो व्यापारी हैं वो ज़्यादा, उनको जो किसान हैं उनको नहीं लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि फसल किसे बेचे, मजले बिचौलिए ये सब समाप्त हो जाएंगे। सीधे व्यापारियों के उसमें जाएगा कि जिसको आवश्यकता है उनके पास वो चीज़ पहुंचेगी। किसान कहीं भी देश में अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपनी उपज को बेचकर लाभ कमा सकते हैं। यही वो पॉइंट है जिसके बारे में मैंने बताया। और हो सकता विरोध का एक कारण भी हो कि जो छोटे किसान होंगे, अगर उनको अपनी फसल है जो उन्होंने उगाई है, वो उसको कैसे किसी दूसरे राज्य में ले जाएंगे अगर वहाँ पर अच्छी वैल्यू भी मिलती है या जो भी है, उसको नहीं ले जा सकते कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कहीं पर बेचें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके पास संसाधन की कहीं ना कहीं कमी होती है। दूसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल आश्वासन। इसमें कहा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योर। जो भी प्राइस हैं उनके बारे में एश्योरेंस रहेगी कि, और उनको जो एम्पावरमेंट का मतलब क्या, उनको मजबूत बनाया जाएगा और उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो उनकी फसलें होंगी उनको लेकर। इस विधेयक के तहत ये कहा जा रहा है कि यह बिल किसानों को बुआई से पहले अपनी फसल के दामों और उनको बेचने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात करी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान को कम जोखिम उठाना पड़ेगा और खरीदार को ढूंढने की भी आसानी होगी उसे उसमें। साथ ही यह बिल किसानों को भयमुक्त भी करेगा, शोषण से उनका संरक्षण भी दिलाएगा और बड़े खुदरा व्यापारियों के साथ भी आसानी से उन्हें जोड़ सकेगा, जिसके साथ किसान के आय में काफ़ी इजाफा होगा। आय में इजाफा की बात करें तो 2015 के लगभग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। ये बात इतनी छोटी नहीं है, कहने में बहुत आसान है कि दुगना किया जाएगा। कैसे दुगना किया जाएगा? क्या किसी किसान को अगर वो साल में 1 लाख रुपए कमाता है तो क्या उसके 2 लाख हो जाएंगे 2022 तक? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर काम किया जाएगा। धीमे धीमे उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि आय दुगनी की जाएगी। उसके लिए प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को होने में, तभी जाकर वो कंप्लीट हो सकती है। तो और इससे क्या होगा, लोगों को सबसे ज़्यादा भय है कि कृषि का निजीकरण हो जाएगा। निजीकरण, व्यापार जब बड़े व्यापारी होंगे छोटे किसानों के सामने, तो जाहिर सी बात है उनकी जो मोल भाव की क्षमता होगी वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अगला है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसमें देखते हैं, इस अधिनियम में कहा गया कि पहले व्यापारी किसान की फसल को कम दाम में खरीद लेते थे और अपने पास भंडारण कर लेते थे। फिर बाद में क्या करते थे, उसी को काला बाजारी करते थे और महंगे दामों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे। छोटी सी बात बताती हूँ, कोई एक किसान है ये, और ये बी व्यापारी है। एक किसान के पास फसल हुई, इस समय पर इसने 500 कुंतल इसके पास गेहूँ है। बात को थोड़ा समझिएगा, 500 कुंतल इसके पास गेहूँ है, लेकिन इसको आवश्यकता है तुरंत में ही पैसे की। ये क्या करेगा, ये इसका भंडारण नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी बात, ये हो सकता इसके पास भंडारित करने के लिए भी साधन उपलब्ध ना हो, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मेरा माल सीधे मंडी में चला जाए और वहाँ से बिक जाए। अब मंडी में जो लोग बैठे हैं, अगर मंडी में सरकार के द्वारा नियुक्त चीज़ें नहीं हैं, तो जो बिचौलिए हैं या और भी बीच के लोग हैं, तो वो क्या करते थे, अगर इसको सही या मतलब औने पौने दामों पर ही इसे बेचना पड़ेगा, नहीं तो घर में रखेगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर घर में संसाधन नहीं है रखने के, तो प्रॉपर गेहूं का फिर होगा क्या, वो आगे सड़ जाएगा। तो जितने दामों में अभी जा रहा है, उससे अच्छा उसे क्यों ना बेच ही दिया जाए, कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। अगर रखा उसने 500 कुंतल और उसमें 200 कुंतल अगर खराब हो गया तो सारा बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो क्या हुआ, अगर एमएसपी प्रॉपर तय नहीं होता था तो क्या होगा, इनको फ़ायदा हो जाएगा। अब इनके पास भंडारण की क्षमता ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। इन्होंने इसको औने पौने दामों में ले लिया, इनको फ़ायदा हो गया। अब गेहूं इन्होंने भी संरक्षित बहुत अच्छे से नहीं रख पाया अपने पास, इन्होंने भी क्या किया, कुछ फ़ायदा कमा के बड़े व्यापारियों के पास भेज दिया। तो होगा क्या, एक तरीके का ये चक्र बन जाता है। जिसको मेन लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिला। उन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। तो मैंने कहा कि काला बाजारी करके ये चीज़ें बेची जाती थी। कई बार देखा हमने, प्याज बहुत महंगा हो गया, कई बार हम देखते हैं आलू बहुत महंगा हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए महंगी हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं इनका स्टॉक कर लिया जाता है, और जब स्टॉक कर लिया जाता है तो आम जनता तक इनकी पहुंच मुश्किल हो जाती है, और जब महंगा होता है तब ये स्टॉक खोल ले जाते हैं और इनसे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तभी फिर हम 100 रुपए किलो प्याज खरीदते हैं, जबकि ये नॉर्मल खाने की चीज़ है, ये हमें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब प्याज भी अगर वहाँ पर नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा फिर। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्याज 150 रुपये किलो, कभी 100 रुपये किलो, कभी टमाटर 100 रुपये किलो, ऐसे ही बिकते हैं। तो भंडारण की अगर सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा तो इन चीज़ों के लिए किसान क्या करेगा, किसान दुखी होकर अपना सामान टमाटर वगैरह क्या करता है, रोड पे फेंक देता है, क्योंकि उसे उसका लाभ ही नहीं मिलता प्रॉपर। जितना वो लेके सोचेगा कि एक शहर से मैं दूसरे शहर लेके जाऊंगा, मेरी फसल भी सड़ जाएगी, मतलब जो मेरा आइटम है वो भी सड़ जाएगा, लागत मिलेगी नहीं, ऊपर से जितना मुझे पैसा रुपया लगाना है कन्वेंस का वो और देना पड़ेगा, हेडेक अलग से लेनी पड़ेगी। इसलिए छोड़ो, यहीं बेचो, 2 रुपये किलो में बिक रहा, 2 रुपये किलो बेचो। वही चीज़ शहर में जब दूसरे के पास पहुंचती है तो वो 50 रुपये किलो पहुंचती है, वहाँ शहर का आदमी बैठा हुआ 50 में खरीद रहा। तो बीच के कितने लोग हैं जो इसमें मुनाफा लगातार कमाते जा रहे हैं। मुनाफा कमाना चाहिए, जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है मुनाफा कमाए, लेकिन कोई ना कोई एक लिमिट होनी चाहिए, और जो अन्नदाता हैं उनको तो कम से कम उसका कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो मैंने बताया कि महंगे दामों में बेचकर काफ़ी लाभ कमा लेते थे। उसी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लाया गया,
जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब इसी में संशोधन कर आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज हो गया, दाल हो गई, तिलहन हो गया, खाद्य तेल हो गया, प्याज हो गया और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए ये लाया गया है। देखिए, अगर भारत के बारे में बात करते हैं, थोड़ी अलग सी ही बात होगी, लेकिन गरीब जनता ज़्यादा है। हरी सब्जियां कई बार बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। मेन चीज़ें आदमी क्या खा सकता है? प्याज, आलू, अनाज। कम से कम इंसान के पास खाने के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो तो होनी चाहिए। इसीलिए इसको डाला गया कि ये आवश्यक वस्तु की सूची में इनको डाला गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा पर रोक लगेगी। अगर देखा जाए तो भारत अब कई खाद्यान्नों में सक्षम है, जो कि अगर कुछ कारखाने जहाँ पर भंडारण किया जाता है उनमें उचित व्यवस्था ना होने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अब थोड़े से पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में एमएसपी के बारे में बात करेंगे। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान को मिनिमम इतना तो मिलेगा ही। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न बढ़ा, धीमे धीमे फिर भारत सक्षम हुआ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उनमें डिसाइड करा गया कि एमएसपी भी होना चाहिए किसानों को, ताकि जो उन्होंने मेहनत करी है उसका कुछ मिनिमम तो मिल ही जाए कम से कम। देखते हैं हम, गेहूं का होता है और दाल में भी चने का होता है। जिस तरीके से अगर बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें ये बताया गया कि ये इनके मिनिमम प्राइस हैं, इतने तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। जब कोई सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, उसे ही एमएसपी कहा जाता है, जिसमें यह निर्धारित होता है कि किसान को अपनी उत्पादित फसल का कम से कम इतना मूल्य तो मिलेगा ही। सपोज करिए कोई भी है, अगर 2,000 रुपये लगा दिया गया कि 2,000 रुपये से कम तो इसका मूल्य नहीं जाएगा। जैसे गेहूं का लगा दिया, कह दिया गया कि 2,000 से कम में ये नहीं जाएगा। तो एक इस तरीके से होता है। यदि किसान को मंडियों में अपनी फसल के लिए अगर उचित दाम नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, उस फसल को फिर सरकार खरीद लेती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ार में जो कीमतें बढ़ें या घटें, उससे किसानों को सामना नहीं करना पड़ता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री के समय पर LK झा कमेटी बनी थी एक, उनके नेतृत्व में 1 अगस्त 1964 को एक समिति बनाई थी। इसका यह उद्देश्य था कि अनाज की कीमतों का निर्धारण किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है इस समय पर किसान आंदोलन चल रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमएसपी कब लाया गया था और एमएसपी किसकी LK झा कमेटी है वो किससे संबंधित है। 1966 और 67 में पहली बार गेहूं के लिए एमएसपी तय हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात से प्रत्येक वर्ष सरकार बुआई से पहले फसलों के एमएसपी घोषित कर देती है। एमएसपी तय करने के बाद सरकार स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए अनाज खरीदकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम FCI कहते हैं, और नेफेड के पास उसका भंडारण करती है। फिर इसके बाद अनाज को गरीबों तक पहुंचाया जाता है। फूड कॉरपोरेशन इंडिया और नेफेड के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। नेफेड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे कभी होगा वीडियो बना दूंगी इस पर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको पढ़ लें अच्छे से। इस समय लगभग 20 फसलों से अधिक जो एमएसपी है उनका तय है, एमएसपी मूल्य तय किए जाते हैं। जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का, जई, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, शीशम, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट समेत 20 फसलों से भी अधिक हैं जिनके एमएसपी तय करे जाते हैं। इसका काम कौन करता है, कौन तय करता है? इसको तय करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का ये काम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एमएसपी कौन तय करता है। एमएसपी तय करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। किसान बिल के लाभ क्या क्या हैं, अब लाभ देख लेते हैं। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट का मतलब है कि किसान ने जहाँ पर पैदा किया है वहीं पर आसपास कोई ऐसी जगह बना दी गई और किसान के दरवाजे पर ही से कहा जाएगा एक तरीके से, उसको फ़ायदा मिल जाए। शीतगृहों, जहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जा सके। वेयर हाउस हो गए और प्रसंस्करण यूनिट हो गए और व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन किया जाएगा ताकि किसान का फसल किसी भी तरीके से बर्बाद ना हो। उच्च और आधुनिक तकनीक के इनपुट भी इसमें शामिल होंगे। राज्यों की कृषि उत्पादन विपणन समिति, जिसे एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, APMC के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, हो सकता ये भी पूछा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है। कि अधिकार बरकरार रहेंगे, इसके लिए किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का भी विकल्प खुला रहेगा। किसानों को इंटर स्टेट जो अंतर्राज्यीय व्यापार है उसको भी प्रोत्साहित करेगा। जैसे कि किसान चाहे तो अपनी फसल यूपी की जगह MP में बेच सकता है, बिहार की फसल पंजाब में बेच सकता है। APMC की तरफ से विभिन्न वस्तुओं पर 1% से 10% तक जो बाजार शुल्क लगता था, अब वो भी राज्य के बाजारों से बाहर हो गया और कोई भी राज्य या केंद्र इस पर कर नहीं लगाएगा, तो ये भी एक फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, निजी एजेंसियों को उत्पाद खरीदने की ही अनुमति देंगी, जो कृषि में उत्पन्न हुआ है उसी की केवल अनुमति देंगी, ना कि उनकी कृषि हड़पने की, ठीक है ना, उनकी ज़मीन हड़पने की बात नहीं करें। जो किसानों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने लोन लिया या कुछ भी हुआ या उनको मतलब पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़मीन चली जाए, जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम पे होती थी। उनका डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई भी नियम और अधिनियम आते हैं तो जब तक वो लागू नहीं होते उनके पक्ष और विपक्ष इतनी आसानी से समझना मुश्किल ही होता है। तो ना कि किसी भी निजी एजेंसी को किसानों की भूमि के साथ कुछ और भी करने की अनुमति देगा। ऐसा नहीं है कि किसान की ज़मीन पर हड़प लेगा, जैसे कि पहले होता था कि पैसे नहीं चुका पाए तो साहूकार ने ज़मीन ही रख ली। तो ऐसा इसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो मिथ फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं होगा। और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश के तहत किसान की ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कर पाएगा। विधेयक के विरोध होने के कारण भी जरा देख लेते हैं क्या क्या है। किसानों को फसल की मोल तोल करने की शक्ति जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से बनाया जाएगा। देखिए, जब भी किसी चीज़ का निजीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना कहीं जो बड़े लोग होते हैं उनका ही तौर तरीका चलता है, वही लोग छोटे लोगों पर हावी हो जाते हैं। कहने के लिए बात और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में सीमांत और छोटे कृषक ही ज़्यादा हैं। तो अगर उद्योगपतियों के चंगुल में ये फंस जाएंगे तो इनको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस से पुरानी वाली स्थिति में चले जाएं। व्यापारी सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगे, लेकिन किसान जो मोलभाव करने की क्षमता नहीं रखेंगे वो इसका लाभ कैसे लेंगे। जो किसान अपने उत्पाद को किसी जिले या मंडी में ही नहीं बेच पा रहा है, वह दूसरे राज्यों में कैसे बेच पाएगा। उसके पास क्या संसाधन होंगे और वो क्या करेगा। अगर बेच भी दिया और अगर लागत सही समय पर नहीं मिली तो फिर वो क्या करेगा, बार बार दूसरे राज्य के चक्कर लगाएगा क्या जाके। तो इस बात पे भी विरोध हो रहा है। भारत के अधिकांश छोटे किसान हैं, वह कानूनी पचड़ों में पड़ना नहीं चाहेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, जिसको मैंने बताया था आपसे कि आंदोलन पंजाब और हरियाणा में ही क्यों चल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि हरियाणा और पंजाब में इसलिए चल रहा क्योंकि यहाँ पर किसान बहुत अमीर हैं। अमीर से मतलब किसान बड़े जमींदार हैं। यहाँ पर मजदूरी नहीं है जैसे कि यूपी और बिहार में है। यूपी और बिहार में 3-3 एकड़ छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, किसी से ले ली कर ली चल गया काम। लेकिन जो हरियाणा और चंडीगढ़ है, बहुत हरियाणा और पंजाब, ये बहुत ज़्यादा कृषि पर निर्भर राज्य है, स्पेशली तब से जब से हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का जोखिम भी बाकी राज्यों ने नहीं उठाया था, जो कि पंजाब और हरियाणा ने उठाया था। यहाँ के किसान आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वो आंदोलन को बढ़ाने में सहायक भी हैं, सक्षम भी हैं। बाकी अगर राज्यों की बात करें तो वो उतने सक्षम नहीं हैं। और हरियाणा का और पंजाब का किसान काफ़ी एजुकेटेड है इस मामले में कि क्या उनके लिए ठीक है और कौन कौन से विधेयक उनके लिए सही नहीं है। मेरे हिसाब से इसीलिए इन दोनों जगह ज़्यादा विरोध चल रहा है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर मुझे उम्मीद है कि जितना मैं आपको समझा पाई होंगी, आपने कोशिश की होगी समझने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।